नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है और कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है। तो ये तो निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। बहरहाल अभी हम आए हुए जमशेदपुर जिला में कपाली नगर परिषद क्षेत्र है और अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 7 में आए हुए हैं और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं राबिया खातून जी हैं। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव का जो समय जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो इसके वजह से वो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जन समस्या से संबंधित जो समस्या है उनका सुनने का काम कर रहे हैं और हर समस्या का समाधान करने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे जुड़ गए हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके पति हैं, उनसे जानेंगे कि इस वार्ड में अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो आप अपना नाम बताएं और आप अपनी पत्नी को इस वार्ड में डेवलपमेंट को लेकर के क्या कुछ काम करते हैं और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बात करना है। जी बिल्कुल, मेरा नाम शेख फरीद है और मैं जो वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 7 की कपाली नगर परिषद की राबिया खातून, उनके प्रतिनिधि के तौर पे आज आपसे रूबरू हूँ। और आप जो सवाल पूछेंगे मैं तो ये बताइए शेख जी, जनता ने जब आपकी पत्नी को 5 वर्षों के लिए मौका दिया और 4 साढ़े 4 साल का वक्त गुजर चुका है, तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल अब तक क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? करीब करीब कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? कपाली नगर परिषद को गठन हुए 4.5 साल लगभग होने को चले आए हैं और ये एक बिल्कुल नया हाँ 18 में चुनाव हुआ, एकदम नया सृजन हुआ था इसका। बिल्कुल एक नया बच्चा जिस तरह बड़ा होता है उस तरह ये बड़ा हो रहा है। तो जैसे जैसे फंड आया, मैं तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन क्षेत्र की जनता से आप पूछ सकते हैं कि इस वार्ड में मैंने लगभग 80% से 85% रोड बना दिया है और नाली का भी काम लगभग 800 साढ़े 800 फीट नाली का भी काम पूरा हो चुका है। नागरिक सुविधा के मद में वो नाली का काम आता है और रोड का मद तो रोड के मद में ही आता है। तो रोड का मद ज़्यादा आया इसलिए सड़कें ज़्यादा बनी, नालियों का जो भी मद आया, अभी फिर कुछ पैसा आया है नाली को लेके, नाली का नापी हो गया है, करीब 200 फीट नाली अभी और बनने वाली है। और यहाँ पर मैंने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लगभग, यहाँ पर तो खैर शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर इंदिरा आवास योजना के तहत मात्र 2 आदमियों ने अप्लाई किया था जो उनका कागज़ प्रोसेस पे है। और यहाँ पर मैंने लगभग 50 के आसपास जो 60 साल के ऊपर हैं उनको मुख्यमंत्री जो पेंशन योजना भी है उनको पेंशन दिलवाया और सारे लोगों का पेंशन उनके खाता में आ गया है। लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, मुझे भी दी और माननीय मुख्यमंत्री को भी दी। और यहाँ पर इस वार्ड में ऐसा है कि मुझे माननीय विधायक सविता महतो का बहुत सहयोग मिला। कुछ मैंने उनसे भी, जो नगर परिषद में उनका भी जो फंड है, उस फंड के सहयोग से मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा रोड और नालियाँ बनाई। जी, बनाने का। ये बताइए कि आपने इतना डेवलपमेंट किया, विकास का काम किया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था पूर्व में नहीं हुआ और नगर परिषद का गठन हुआ और जनता ने आपको पहला मौका दिया, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? जी, मेरी नज़र में मैंने जो अभी तक काम किया वो सबसे ऐतिहासिक काम हुआ। जो अलकबीर वाला रोड था जो बेहद टूटा फूटा था और वो कपाली का समझ लीजिए एक तरह से हार्ट है, उस रोड को बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया था। यहाँ तक कि मैंने इस सड़क पर धान भी बो दिया था जो अपने संगठन के साथ, और वो काफ़ी चर्चा में आया था। उसके बाद
जब ये रोड बना, रोड बनने के बाद यहाँ पर एक कलवर्ट है, जो कलवर्ट बहुत नीचे था, पानी जमता था, वो पानी जमने के कारण ये पूरा क्षेत्र डूब जाता था। उस कलवर्ट को मैं अपने प्रयास से, जबकि मुझे पता चला कि संवेदक रातों रात सिर्फ रोड ढलाई करके भाग रहा है, तो मैंने आंदोलन किया, मैं धरने में बैठा और ईओ साहब ने आकर कहा कि नहीं, आपको उसी मद में कलवर्ट बनाना है, क्योंकि आप कलवर्ट बनाने का वादा कर चुके थे। तो मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बड़ा काम हुआ कि वो कलवर्ट मैं बना पाया, काफी ऊंचा बना है और 8 फीट बाय 8 फीट का वो कलवर्ट बना है। और ये क्षेत्र डूब क्षेत्र में नहीं रहा, जितना पानी गिर जाए, अब यहाँ एक बूंद पानी नहीं जमता है। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र के लिए मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वही रही, ऐतिहासिक काम वो। तो अभी वर्तमान में अभी क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी आपके वार्ड की? अभी मेरे वार्ड समेत सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पानी, जो सप्लाई पानी है वो बहुत गंदा आ रहा है। सप्लाई पानी गंदा आने का वजह है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा, अभी जो ठेकेदार है वो रांची में रहते हैं, जिनको पहले ये पंचायत क्षेत्र में था पानी का टंकी, उसके बाद नगर परिषद बना तो उनको दे दिया गया, लेकिन वो जो ठेकेदार को दिए वो रांची में रहता है, वो रांची से 2 महीना 3 महीना में एक बार आता है, उनके लड़कों को दे दिया गया है। तो मूलभूत सुविधा टंकी की वो देख नहीं पाता है, इसलिए पानी बहुत गंदा आता है। अभी मैं पिछले कम से कम 1 महीना से गंदे पानी के लिए आंदोलन कर रहा हूं और मेरे इसी आंदोलन का ये नतीजा हुआ कि 2-3 दिन से फिर साफ पानी आने लगा है। जी बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपको दूसरी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, मैं सबसे ज़्यादा साफ सफाई पे ध्यान देता हूँ। मैं खुद, अगर कोई मुझे कहे कि देखिए मेरा नाली गंदा है, मैं सफाई कर्मचारी को पहले फ़ोन करता हूँ। अगर उसको आने में थोड़ा भी देर हो जाता तो मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूँ। मेरे पास वो सारा जुगाड़ है जो मैं एक नाली साफ कर सकता हूँ और मैंने खुद किया है। मैं खुद नाली, जो छोटा मोटा काम है मैं साफ करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर प्राथमिकता है कि मेरा वार्ड साफ सुथरा रहना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए, रोड रास्ता सही होना चाहिए, नालियों में पानी नहीं जमना चाहिए और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको जो भी सरकारी सुविधा मिले, राशन कार्ड यहाँ लगभग जितने भी गरीब हैं सबका बनाया हुआ है, मैंने बना दिया है। और अगर आने वाले समय में जनता मुझे चुनती है तो जो भी आने वाले समय में प्राथमिक आधार पर जो भी नीड्स होंगे, जो भी उनके ख्वाहिशात होंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगे, वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और एक आध जो रोड बच गया है वो रोड मैं बनाऊंगा और लोगों के, अगर और कोई भी समस्या आती है वो समस्या को मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। चूंकि अब आपकी पत्नी जो है राइमा राबिया खातून जी हैं, उनके पास काम करने का अनुभव हो चुका है और आप भी मदद करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट विकास में। तो अगर जनता आपको दूसरी बार मौका दे देता है और पार्षदों का समर्थन मिलता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, कौन नहीं चाहता है, किसकी महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो ऊपर जाए। अगर पार्षद मेरा साथ देते हैं और मुझे जीत मिलती है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा पार्षदों का दिल जीतने की। और मैं चाहता हूं कि मैं उपाध्यक्ष बनूं और उपाध्यक्ष बन के जो अभी मैं अपने वार्ड नंबर 7 का जो डेवलपमेंट कर सका, मैं पूरे अपने कपाली नगर परिषद के तमाम वार्ड का मैं उस तरह का डेवलपमेंट कर सकूँ, ये मेरी इच्छा है। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में मैंने ऐसे लोगों का मदद किया कि काफ़ी लोगों ने मुझे ये किया कि मैं कभी साउथ में फंसा हुआ हूँ, किसी ने कहा कि मैं महाराष्ट्र में फंसा हूँ, तो मैंने ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि वो उन लोगों को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और अभी जो हमारे एसडीएम साहब है रंजीत लोहरा जी ने, उन्होंने मुझसे कहा कि एक जो अस्थाई, अगर हम लोग कहीं पर, यहाँ पर तो अभी अस्पताल की सुविधा नहीं है, अगर कहीं पर भवन मिलता है तो हम लोग अस्थायी तौर पर माननीय जो विधायक है सविता महतो, उनके फंड से हम 11-12 बेड का एक हॉस्पिटल ऑक्सीजन के साथ खोलना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको एक भवन दिया और वो हॉस्पिटल बिल्कुल 2 से 3 दिन में खुला और यहाँ के लोगों को ऑक्सीजन की सुविधा मिली। और रात बिरात कभी भी लोगों ने मुझे कहा कि ऑक्सीजन नहीं है या और किसी चीज़ की सुविधा है, मैंने 12 बजे 1 बजे रात को भी लोगों को ऑक्सीजन दिलाने की ये किया था, मदद की थी। और मैं हमेशा बढ़ चढ़ कर लोगों को कोरोना काल में मदद किया था। कोरोना काल में तो आपने लोगों को मदद किया और कोरोना का प्रकोप अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, जब तक कि 2 साल से ऊपर के बच्चे को वैक्सीन नहीं पड़ जाता है। तो राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स लगा दिया, क्या सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? क्या इसके लिए आपने बोर्ड में आवाज उठाए? जी, राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स तो लगाया था, लेकिन अभी जो 3 गुना कर दिया, शायद वो उसी के बारे में आप बात कर रहे होंगे।
तो 3 गुना करने के बाद हम लोगों ने पत्राचार किया, ईओ साहब को लिख कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने विधायक को भी कहा था, अपनी विधायक को, उन्होंने भी ये बात उठाया। उसके बाद आपने देखा होगा कि पटमदा के विधायक जो मंगल कालिंदी है, उन्होंने मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम भी दिया था कि ये 3 गुना जो होल्डिंग टैक्स है, इस महंगाई में जनता के ऊपर बोझ है, इस पर आप कंसीडर करने की कोशिश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकली कुछ इस तरह से झारखंड का माहौल हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान दूसरी तरफ है। जब वो स्थिर हो जाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जरूर होल्डिंग टैक्स के ऊपर कोई निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि मतलब आपकी पत्नी भी है और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए है, तो एमपी एमएलए को हर तरह का सुविधा दिया जाता है और आपको केवल और केवल मानदेय मिलता है, क्या ये सही है? क्या इसके लिए भी आपने बोर्ड में आवाज उठाया, या केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? जी, ये तो जो अभी हम लोग का बिल्कुल नया सृजन है, तो ये अगर आप इसको अगर भेदभाव बोलते हैं तो हम लोग तो अभी बिल्कुल नए आए हैं और हम लोगों को मानदेय भी बेहद माने एक ऐसा मानदेय। जैसे एमपी एमएलए भी जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, तो आप लोग को केवल मानदेय मिलते हैं और उन लोग को मोबाइल खर्च, तेल खर्च, ऑफिस खर्च, अगर किसी कार्यक्रम में जाना है या कहीं भी जाना है, मतलब प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, तो उन तरह की भी सुविधाएं उन लोग को मिलता है। मानदेय भी थी, महंगाई भत्ता भी मिलता है। क्या इसके बारे में क्या केंद्र सरकार से मांग करते हैं, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से मेरी ये मांग है कि अगर जनप्रतिनिधि हमें भी वो मानते हैं तो हम लोगों को भी ये सुविधा देने की कृपा करें। अगर ये सुविधा हम लोगों को मिलती है तो हम जनता की सेवा करने के लिए और सक्षम होंगे और हम लोगों और बढ़ चढ़कर जनता की सेवा कर सकेंगे। ये बताइए कि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, मार्च अप्रैल में, लेकिन निर्वाचन आयोग सोच रही है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव करा लें, तो क्या चुनाव के लिए तैयार हैं या समय पर चुनाव हो? देखिए, अगर सरकार चुनाव कराती है तो चुनाव के लिए तो हम बिल्कुल तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है और हम लोग जनता के सामने बिल्कुल जा सकते हैं कि हम आपकी जानकारी में भी शायद होगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कि अभी आधार कार्ड और वोटर कार्ड का लिंक हो रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है कि ये 5 जनवरी तक होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि 5 जनवरी से पहले सरकार चुनाव कराएगी, और अगर सरकार चुनाव कराती है तो हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन समय पर चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा है कि हम और कुछ काम 6 महीने के अंदर कर सकें। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से 1932 खतियान को लेकर के राज्य सरकार ने मैनिफेस्टो में भी जारी किया था और कैबिनेट की बैठक में भी उसे पारित कर दिया गया है, तो क्या सही है या इस पे भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है, मतलब ये क्या कुछ सोच विचार करने का? देखिए पत्रकार महोदय, मैं बड़े साफ लफ्जों में एक बात आपको कहना चाहता हूं कि हम उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय कहलाता है, और उस अल्पसंख्यक समुदाय का बेसिक नीड्स जो है वो बेहद सीमित है। उस बेचारे को चाहिए बिजली, उस बेचारे को चाहिए सड़कें, उस बेचारे को नाली चाहिए। आप कभी नहीं देखे होंगे कि मुस्लिम समुदाय निकलकर बोला होगा मेरा खतियान का आधार पे हमको कुछ दीजिए, या मुझे नौकरी दीजिए, या मुझे और कोई सरकारी सुविधा दीजिए। वो बेचारा बच्चा तो 18 साल 19 साल का मैट्रिक पास करता है, वो सपना देखता है कि मैं खाड़ी दस जाऊंगा। वो मुसलमान देखिए, आपको इस बीच में कहीं पर भी बेचारे लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई कि 1932 क्या 1964 क्या है। लेकिन राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को भी ये सोचना चाहिए कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं अधिकतर आपको वोट करते हैं, और आपको ये उनके प्रति सोचना होगा कि अगर 1932 लागू हो गया, 1964 लागू हो गया, और जो जिन भी मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान 1932 में नहीं थे, आप संथाल चल जाइए, आप ईसागढ़ के भी कई गांव में 1932 के हैं, लेकिन जमशेदपुर और उसके सटे हुए एरिया में बाहर से आए हुए लोग हैं नौकरी करने, उनके पास कुछ नहीं है। अभी जैसा 75% नौकरी स्थानीय को दी जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री ने यह कहा, तो उसमें क्या हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए जरूर मुख्यमंत्री सोचे, उनके लिए जरूर सोचे कि अल्पसंख्यक समुदाय का उत्थान कैसे हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री सोचे, क्योंकि 1932 लगने के बाद तो हम स्थानीय में नहीं आ रहे हैं, इसकी चिंता हमें बहुत है। तो ये बताइए कि केंद्र सरकार ने खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लगा दिया, क्या सही है? केंद्र सरकार खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लगाया है, जो पेट्रोलियम पदार्थों पे जो टैक्स लगाया है, वो आप घर का सारा बजट बिगड़ चुका है। घर में जितनी भी गृहिणियां हैं, वो आप बताइए ना, पहले हम लोग जो भी एक सीमित संसाधन पर 1 महीना चला लेते थे, अभी 20 दिन में खत्म हो जाता है। तो ये महंगाई जो है इतनी बुरी तरह बढ़ी हुई है, सरकार को चाहिए कि इस महंगाई पर बिल्कुल ध्यान दे, क्योंकि देखिए जो आम बेसिक चीज है वो है महंगाई, बच्चों की पढ़ाई और एक मेडिकल।
ये 3 चीज में आदमी परेशान है। लेकिन सरकार जानती है, वो दुनिया तरह तरह की हिंदू मुसलमान डिबेट फलाना ठिकाना ये सब करके सरकार बन जाती है, और ये सब मेन मुद्दों पर कोई नहीं कुछ बोलता है। सरकार को चाहिए, आप कितना अच्छा बात कर रहे हैं कि आप अपनी मीडिया में आवाज उठा रहे हैं। मैं तो देखता हूं बड़े बड़े चैनल जो है दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, महंगाई पर आज तक कोई कुछ नहीं बोलता है। आपको तो मैं साधुवाद देता हूं कि आपने महंगाई पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह रहेगा कि महंगाई पर जरूर ध्यान दे। अभी सुनने में आया है कि डीजल पेट्रोल का जो कच्चा तेल का दाम है बेहद नीचे गिरा हुआ, लेकिन अभी भी 100 के आसपास है। इसको पर जरूर ध्यान माननीय प्रधानमंत्री को देनी चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं शेख जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, पोलिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, और इसके साथ साथ 32 के साथ साथ जो खाद्य पदार्थों पे जो टैक्स लग गया है, इस तमाम मुद्दों पे इन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।